नमस्कार, हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय आपके साथ। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं G20 समूह की कमान इंडिया को मिल रही है, जिसके लिए आपको बता दें कि इस रिपोर्ट पर फोकस करने जा रहे हैं, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन है। दरअसल इंडोनेशिया के बाली द्वीप में सदस्य देश जब कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर, समस्याओं पर विचार विमर्श कर रहे थे, इसी बीच एक चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ। यही कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच कुछ मिसाइलें पोलैंड में गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पहले कहा गया कि यह रूस की तरफ से नेटो को उकसाने के लिए दागी गई है, लेकिन बाद में पता चला कि यह रूस की मिसाइलों को क्रैश करने के लिए यूक्रेन द्वारा इन्हें दागा गया। लेकिन स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। वहीं शिखर सम्मेलन भारत की G20 को मेजबानी की कमान सौंपी गई, जो भारत के लिए खास जिम्मेदारी है। अब ऐसा एजेंडा बनाना होगा जो सदस्यों देश के बीच एक सर्वसम्मति से स्वीकार हो। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्त पोषण एक और क्षेत्र है जहां पर भारत को धनी देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। अब विकसित देशों को इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वे साफ ऊर्जा पैदा करने की तकनीक को कम आय वाले देशों को भी ट्रांसफर करें। भारत को अपने सोलर ऊर्जा के शानदार रिकॉर्ड की इसमें मदद ले सकता है। अगले पूरे साल वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकट में बने रहने की आशंका है। भारत को IMF, विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों के साथ मिलकर एक योजना बनाना होगा। ऐसे समय पर जब यह मांग उठ रही है कि G20 से रूस को बाहर किया जाए, भारत को सभी देशों के लिए एक आचार संहिता बनाना होगा। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर आयोजित G20 देशों की शिखर बैठक में दुनिया में महाशक्ति बनने की ओर बढ़ते भारत की एक शानदार झलक देखने को मिली। G20 देशों में PM मोदी के रूस यूक्रेन युद्ध पर दिए बयान को अपना समर्थन दिया। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने PM मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। लिहाजा अब भारत 1 दिसंबर से अगले 1 साल के लिए दुनिया के 20 सबसे प्रभावशाली देशों का नेतृत्व करेगा। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद PM मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर G20 को वैश्विक कल्याण का प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि G20 की यह अध्यक्षता मिलना वैश्विक फलक पर जहां भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है, वहीं अगले 1 साल नई दिल्ली के लिए अहम होने जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया 2 भागों में स्पष्ट रूप से बंट गई है और G20 में दोनों ही गुटों के समर्थक देश शामिल हैं। हालांकि भारत एक ऐसी स्थिति में है जो पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ ही घनिष्ठ संबंध रखता है। यही वजह है कि पिछले दिनों पश्चिमी मीडिया ने जोर देकर कहा था कि भारत यूक्रेन युद्ध में शांति कराने की क्षमता रखता है। पिछले दिनों PM मोदी ने G20 का लोगो, थीम और वेबसाइट जारी करते हुए दुनिया के सामने भारत की प्राथमिकताओं की ओर संकेत दिया था। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भारत जोर दे सकता है। को मिली G20 समूह की कमान। अब भारत G20 समूह का वर्तमान अध्यक्ष है। भारत 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ EU शामिल है। 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आज भारत
बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। प्रशस्त कर भारत बदला है। आज अपने विकास के लिए भारत जब अमृत काल का रोडमैप तैयार करता है तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। जब विरासत साझा होती है, जब मानवता के प्रति आस्था समान होती है, तो प्रगति के लिए भी समान रास्ते बनते जाते हैं। भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ G20 शिखर सम्मेलन जहां दुनिया के लिए कई मामलों में अहम रहा, वहीं शिखर सम्मेलन के बीच पोलैंड पर मिसाइल अटैक का घटनाक्रम चौंकाने वाला कहा जा सकता है। दरअसल पोलैंड पर मिसाइल अटैक के मामले में रूस को निशाना बनाया गया, जिसमें कहा गया कि यह विश्व युद्ध की आहट हो सकती है। समिट के पहले दिन मोदी का बिजी शेड्यूल रहा। सुबह उन्होंने समिट के फर्स्ट सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई वर्ल्ड लीडर से मुलाकात की। इसके बाद भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में पहुंचे और वहां भाषण दिया। शाम को इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के डिनर में पहुंचे और यहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिले। वहीं G20 शिखर सम्मेलन भारत को कुछ खास उपलब्धि हासिल हुई। दरअसल इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अब भारत को मिल गई है। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन इंडोनेशियाई ने G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी। वहीं G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और कहा कि दुनिया को G20 से काफी उम्मीदें और वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोविक का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है और मैं आज G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ
आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को मम भाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसी, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाली के इंडोनेशिया में 1 दिसंबर से भारत को मिल रही G20 अध्यक्षता को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियो पॉलिटिकल तनाव, आर्थिक मंदी और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया की सराहनीय इनिशिएटिव यानी पहल को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत सुखद संयोग है कि हम G20 अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और समावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं। आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी विरासत को समृद्ध करते हुए, जड़ों से जुड़े रह करके आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा है। लेकिन भारत का ये लक्ष्य
सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम स्वार्थी लोग नहीं, हमारे संस्कार नहीं है। 21वीं सदी में आज विश्व की भारत से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, भारत उसे अपनी एक जिम्मेवारी समझता है, एक दायित्व के रूप में देखता है, और हम दुनिया की भलाई के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मक्कम है, संकल्पबद्ध है। आज अपने विकास के लिए भारत जब अमृत काल का रोडमैप तैयार करता है, तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। आज जब भारत आत्मनिर्भर भारत का विजन सामने रखता है, तो उसमें ग्लोबल गुड की भावना भी समाहित है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का मंत्र दिया है। वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ इसका अभियान चलाया है। क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती से निपटने के लिए, और जो आइलैंड कंट्रीज होते हैं उनके लिए तो भारत एक वरदान के रूप में काम कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की जो मुसीबतें हैं उसको निपटने के लिए भारत ने विश्व को मिशन लाइफ का समाधान दिया है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मिशन लाइफ यानी पृथ्वी के प्रत्येक नागरिक द्वारा ऐसी लाइफस्टाइल को आत्मसात करना जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से हर पल निपटती हो। आज जब पूरा विश्व एनवायरमेंट फ्रेंडली और होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो भारत का योग, हमारा आयुर्वेद, ये पूरी मानवता के लिए तोहफा है। और साथियों, जब आयुर्वेद की बात आई है तो मुझे भारत इंडोनेशिया के एक और जुड़ाव का ध्यान आ रहा है। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी और यहां की यूनिवर्सिटियां, हिंदू इंडोनेशिया, इसके बीच समझौता हुआ था। मुझे खुशी है कि इसके कुछ ही वर्ष बाद यहां की इस यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद हॉस्पिटल की भी स्थापना हुई। ऋषि सुनक से मिले प्रधानमंत्री मोदी। G20 की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन से भी मुलाकात की। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। सुनक ने हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है। मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को देखकर खुशी हुई। आने वाले समय में साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। G20 समूह की ओर से मंगलवार को बयान जारी कर रूस की आक्रामक की निंदा की गई। बयान में रूस की यूक्रेन के इलाकों से पूरी तरह और शांतिपूर्ण ढंग से हटने की मांग भी की गई। गौरतलब है कि यूक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर अलग अलग देशों की अलग अलग राय है। हालांकि G20 के बयान में भी कहा गया कि यह सुरक्षा मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान G7 देशों के नेताओं ने मिसाइल हमले को लेकर चर्चा की। अमेरिका ने कहा कि हम नेटो के एक एक इंच क्षेत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन का समर्थन करते हैं, जैसा पहले करते आ रहे हैं।
बता दें G20 कुल 19 देशों के साथ एक यूरोपियन यूनियन का समूह है। इसमें फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, कोरिया, जर्मनी, इंडिया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल है। ये वो देश हैं जो अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप पर है। इस मंच का अहम काम आर्थिक सहयोग करना है, जिसमें शामिल होने वाले देशों की कुल जीडीपी दुनिया भर के देशों की 80% है। दुनिया की 60% आबादी इन्हीं देशों से आती है। ये देश मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी पर काम करते हैं। यहाँ आर्थिक स्थिरता और जलवायु परिवर्तन और हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर बात होती है। हर साल इन देशों का एक सम्मेलन या समिट होता है, जिसमें अलग अलग देशों के लीडर शामिल होते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हमारी खास पेशकश इंडिया को G20 समूह की कमान स्पेशल रिपोर्ट में लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि आज स्पेशल रिपोर्ट में हम दिखा रहे हैं इंडिया को G20 समूह की कमान। आपको बता दें इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के फर्स्ट सेशन में फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन रूस जंग रोकने पर जोर दिया है। शाम को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने समिट में आए सभी लीडर्स के लिए डिनर होस्ट किया। इस दौरान मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब आमने सामने हुए। दोनों ने हाथ मिलाया और कुछ देर तक बातचीत भी की। शायद आपको याद हो, इससे पहले उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं ने एक ही मंच पर मौजूद थे, लेकिन तब दोनों की आंखें तक नहीं मिली थी। दरअसल ये मुलाकात तब हुई थी जब गलवान संघर्ष को लेकर दोनों देश तनाव के माहौल से गुजर रहे थे। यह पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की आमना सामना हुआ तो मोदी ने अपने रुख से भारत की नाराजगी को जता दिया था। बता दें कि गलवान में वर्ष 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसा हुई थी। उसके बाद G20 समिट में पहली बार दोनों का आमना सामना हुआ और दोनों ने कुछ देर बात भी की। वहीं इस मुलाकात के बाद कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी नेताओं ने भी मोदी पर तंज किया है। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात, मोदी और शी जिनपिंग का आमना सामना, गर्मजोशी से मिले दोनों नेता, गलवान क्लैश के बाद पहला हैंडशेक, काफी देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे मोदी और जिनपिंग। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर विपक्ष ने ली चुटकी। इससे पहले समरकंद में हुआ था दोनों नेताओं का सामना। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना होना खास रहा। हालांकि दोनों के बीच कोई औपचारिक बातचीत तय नहीं थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी दिखे, उन्होंने उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। पीएम मोदी ने जिनपिंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेता काफी देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जिनपिंग से कुछ देर तक बात की। मोदी जिनपिंग की इस मुलाकात के दौरान वहां शी जिनपिंग की पत्नी भी मौजूद थी। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कुछ असहज नहीं देखने को मिला। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात कूटनीतिक औपचारिकताओं से दूर सुकून भरे एक माहौल में हुई।
जहां कूटनीतिक गप डिनर, लेजर शो और म्यूजिक साथ साथ चल रहा था। G20 के नेता डिनर के साथ इंडोनेशिया के समृद्ध नृत्य परंपरा का आनंद उठा रहे थे। हालांकि गलवान और कई सीमावर्ती इलाकों में चीन के भारतीय जमीन पर घुसने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी सहित भारत के कुछ विपक्षी नेताओं ने मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर निशाना साधा है। बता दें कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी गलवान और चीन के कथित अतिक्रमण को लेकर मोदी सरकार पर हमेशा से आक्रामक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से मोदी और शी जिनपिंग का वीडियो शेयर किया गया है। यही नहीं, कांग्रेस ने भारत के उन 20 सैनिकों के नाम शेयर किए हैं जो गलवान में हुई हिंसा में मारे गए थे। जब मैं आप पिछली बार जकार्ता में आया था, इंडोनेशिया के लोगों ने जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, मैंने उसे करीब से देखा था, महसूस किया था। इतना मान, सम्मान, प्यार, स्नेह, अपनापन, क्या कुछ नहीं था। और मुझे याद है राष्ट्रपति जोको विडोडो जी के साथ पतंग उड़ाने में मुझे जो मजा आया था, हम दोनों पतंग उड़ाने चले गए थे, वो अद्भुत था। और मेरी तो गुजरात में संक्रांति पर पतंग उड़ाने की बड़ी ट्रेनिंग रही है। और मुझे पता है यहां इंडोनेशिया में भी संक्रांति पर खूब पतंग उड़ाई जाती है। यहां पास में, और ऐसा नहीं है कि भारत और इंडोनेशिया का साथ सिर्फ सुख का है, आनंद का है, अच्छा है तब नाता है, ऐसा नहीं है। हम सुख दुख के साथी हैं। अगर सुख में साथी हैं तो हम दुख में भी उतने ही साथी हैं। हम सुख दुख में एक दूसरे के सुख दुख को बांटने वाले लोग हैं। जब 2018 में इंडोनेशिया में इतना बड़ा भूकंप आया तो भारत ने तुरंत ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया था। इसलिए ही उस साल में जकार्ता आया था और तब मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि भारत और इंडोनेशिया में 90 नॉटिकल मील का फासला भले हो, लेकिन हकीकत तो ये है हम 90 नॉटिकल मील दूर नहीं है, हम 90 नॉटिकल मील पास है। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच जून 2020 में हुए गलवान संघर्ष के बाद ये पहला हैंडशेक है। इसके लिहाज से एक संक्षिप्त मीटिंग का काफी कूटनीतिक मतलब निकाला जा रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा दिए गए इस वेलकम डिनर का लाइव फीड मीडिया के लिए जारी किया जा रहा था। इस फीड में पीएम मोदी बाटिक शर्ट और भूरे रंग के पैंट पहने हुए दिख रहे हैं। लाइव फीड में मोदी जिनपिंग के साथ संवाद करते दिखे। कुछ देर बाद का फोकस दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। समरकंद में भी हुआ था सामना। सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग लद्दाख में गतिरोध की शुरुआत के बाद पहली बार समरकंद के उज्बेक शहर में शंघाई सहयोग संगठन SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन में आमने सामने आ गए थे, लेकिन तब तक दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई थी। जून 2020 में गलवान में चीनी सेना के विश्वासघात के बाद भारत और चीन की सेनाओं के बीच खूनी झड़प हो गई थी। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस लड़ाई में चीन के कई जवान मारे गए, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। चीन ने इस लड़ाई में अब तक अपने 5 जवानों के मारे जाने की बात स्वीकार की है। औपचारिक मुलाकात अब तक नहीं। गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच अब तक औपचारिक मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन लद्दाख में तनाव कम करने के लिए दोनों देश के सैन्य कमांडर 11 बार मिल चुके हैं। इसके बाद चीन लद्दाख में कई स्थानों पर अपनी सेना को विवाद से पूर्व वाली जगह पर ले जाने को राजी हुआ। इस भेंट के बाद अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या भारत और चीन बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में इंडिया को G20 समूह की कमान में अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।